सो इकोनॉमी, टुडे इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। स्टेट फाइनेंस हमारा आज का टॉपिक है, स्टेट फाइनेंस। ठीक है, क्यों ये लाइमलाइट में था भाई? लाइमलाइट में क्यों था? सो जस्ट बिकॉज ऑफ आरबीआई ने बजट में कुछ अपना एक रिपोर्ट जो है वो दिया है कि भाई आरबीआई ने अपना एक रिपोर्ट दिया, फिजिकल रिफॉर्म्स बाय स्टेट। ठीक है, सो ये रिपोर्ट था और इस रिपोर्ट के, चूंकि ये करंट बेस ये रिपोर्ट होगा आपका। सो हाईलाइटेड क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत कुछ डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। डिटेलिंग मीन्स की प्योर इकोनॉमी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर उसमें बहुत इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपको कुछ मिसिंग है ऐसा लगता है, डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, और टॉपिक खत्म होने के बाद ही मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप यू कैन आस्क, है ना? ठीक है, मैं इसको बीच में कोई कमेंट मतलब मैं उसको नहीं लूंगा, मिनिमाइज करके रखूंगा। ठीक है, तो चलो। तो उसका हाईलाइटिंग जो रिपोर्ट है आरबीआई का, पार्ट जो की फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें क्या बताया गया है आरबीआई का कि जो फिजिकल पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्थिति है, फिजिकल जो जो पोजीशन है वो क्या है, तो वो बार बार बताया जा रहा है, डिक्लाइन द ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट, जीएफडी, सकल वित्तीय घाटे में गिरावट आ रही है। तो गिरावट आ रही है, पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि जीएफटी क्या है, जीएफडी। ठीक है, सकल वित्तीय घाटा क्या है? गिरावट तो अभी हम इसको देख लेंगे। इकोनॉमी के टर्म्स में बात करूं, जब यूपीएससी में आपका जो पीवाईक्यूज है, आप उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो उसको आपको इजीली पता चल जाएगा कि 5 to 7 years बैक से भी वो लोग पूछ लेते हैं कई बार, और बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर इतना पीछे से पूछ लिया। पीछे से नहीं है, वो रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, सो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, बहुत नंबर गेम पे नहीं जाना है। ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस को आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि बार बार ये जो फिजिकल जो डिक्लाइन इन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, तो इसमें स्टेट को मेंटेन करना होगा। राज्यों ने कहा है 21-22 से 24 तक, 23-24 में जीएफडी जो है जीडीपी के 3% के आपको अंदर रखना है, विद इन 3% ऑफ जीडीपी। इसको मेंटेन रखना चाहिए, कितना परसेंट ये रखना चाहिए, यानी कि कोई भी स्टेट अपना जो जीएफडी है जीडीपी का 3% होना चाहिए। और ये 3% क्या है? जीएफडी, जो भी उसको घाटा हो रहा है, जो भी उसका फिजिकल डेफिसिट है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है, उसको रखना चाहिए। ठीक है, तो जीएफडी 4.3 से गिरकर अभी 2.7 हो गया है। काम की चीज आराम से बताऊंगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। जीएफडी अभी पहले बढ़ा हुआ था 4, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन था कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंडर नहीं आप रखो। बट जीएफडी 4.3 हो गया था, तो 4.3 से अब गिर के कितना हो गया है, डिक्लाइन होकर ये 2.7 हो गया। तो 1998 99 से लेकर 2003-4 तक तो ये 4.3 ही रहा। अब 4 से लेकर 24 तक ये 2.7 है। ये काम की चीज है। तो अब आप क्या करोगे कि क्या 2.7 रखना है? नहीं, रखना नहीं है। अब ये 3% के अंदर है, 3% के अंडर में है। बस कब से है? 2004-5 से लेकर, या 4 से लेकर 24 तक, ऐसे से याद रखो यार। ठीक है, बैगेज कम रहना चाहिए। तो अब थोड़ा सा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ये तो सकल हो गया ना, ग्रॉस था ना ये तो। ठीक है, अब राजस्व घाटा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। इसका जो टारगेट जो दिया गया था 21-22-23 और 23-24 का जो जीडीपी का, ये 0.2% तक आपको रखने के लिए मेंटेन रखना था। ठीक है, मेंटेन एट 0.2% ऑफ जीडीपी बिटवीन 21-22 एंड 23-24। ठीक है,
क्लियर है? अब स्टेट डेप्ट क्या है? ये डिक्लाइन हुआ है। ये क्या हुआ है? पूंजीगत व्यय का, यानी इसको पूंजीगत ये कहते हैं बेसिकली, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी, है ना। तो ये रेवेन्यू कह रहा हूं, एक्सपेंडिचर क्वालिटी है ना, व्यय में सुधार वगैरह कुछ करना है आपको, इस पे क्या काम करना है? एक बार मैं एक चार्ट भी छोटा सा बना दूंगा, आप उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा मुझे समझा लेने दो एक बार, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी सर में वो चिड़िया टाइप घूम रही है कि सर जीएफडी क्या है, पहले वो बता दो। आपकी मन की बात सुन पा रहा हूं, है ना। चलो, सो ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 31.8% से। अगर सुधार की बात करें, एक मिनट, जो कैपिटल आउटले है इंक्रीज हुआ 2.6%। ये इसका था जीडीपी का, ठीक है, ये भी है। स्टेट डिक्लाइन हो गया 31 पॉइंट, ठीक है, ये भी हो गया। अब पूंजीगत व्यय में जीडीपी का 2% तक बढ़ गया है, सुधार हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट आया है। किसमें आया है इंप्रूवमेंट? अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कैपिटल क्वालिटी में 23-24 में जीडीपी का ये 2.6% तक बढ़ गया था। पहले ये थोड़ा, अच्छा यहाँ देखना 2.6 है ये, कब? 23-24 में। 22-23 में क्या था? ये 2.2 था, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 0.4% जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कुछ सुधार तो हुआ है। बस इतना याद रखना, कुछ सुधार हुआ है किसमें? जो एक्सपेंडिचर जो है, बेसिकली एक्सपेंडिचर जो क्वालिटी है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, 0.2% का इंप्रूवमेंट है, लेकिन इंप्रूवमेंट है, वो 1% 2% नहीं है, 0.2% है। ये याद रखना, काम की चीज बस इतनी ही है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इतना भी याद है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट वाइज है ना, बेसिकली आपको स्टेटमेंट में जाना है, देखना है इसको। अब बैगेज लेके मत चले जाना कि सर 2.2 था या 2.3 था, इसमें थोड़ा डाउट है, नहीं, कोई डाउट नहीं है, मार्जिनलाइज बहुत। जीडीपी का है ना भाई, जीडीपी का टू, कोई भी जीडीपी का, इंडिया के जीडीपी इतना 10-20 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, पर एनम का। तो आप इसका 0.2% बहुत बड़ा अमाउंट है, परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट अब ज्यादा खर्च कर रही है, क्वालिटी उसमें ज्यादा आ रही है, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एक्सपेंडिचर क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। स्टेट डेप्थ की बात करें, स्टेट डेप्थ में डिक्लाइन हुआ है, 31.8% से घटकर हो गया है 28.5। फिर ये मतलब का नहीं है, बस इतना याद रखो। स्टेट का एक तो सेंटर का हो गया, एक सेंट्रल का हो गया, भाई मोदी जी का, चलो मोदी जी मान लेते हैं, सेंट्रल में है, एंड स्टेट में है योगी जी, ऐसे समझ लो। ये दो नाम फेमस है अभी, इसीलिए आपके माइंड में थोड़ा सा बैठेगा आराम से। इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को इंप्रूव किया है, सेंट्रल ने, ठीक है। बट स्टेट ने क्या किया है? इनका जो डेप्थ है जीडीपी का, वो 31.8 से घटकर डिक्रीज हो गया, 28.5 हो गया है। फिर भी यह 20% के लक्ष्य से अधिक है, यानी कि और कम डेप्थ, और उसका जो ये है आपका कर्ज जो है ये और कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफआरबीएम का एक्ट जो है 2017 का, वो कहता है कि भाई, रिव्यू कमेटी भी कह रही है कि भाई ज्यादा है ये, क्लियर। अभी भी 20% का टारगेट दिया गया था कि भैया 20% होना चाहिए, बट अभी भी 8.5 ज्यादा है कर्ज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो कर्ज है उसका जो डेप्थ है उसको कम करना होगा। एक टारगेट दिया गया, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉस कर्ज। ये कौन कह रहा है? ये एफआरबीएम का जो रिव्यू कमेटी है वो कह रही है, उसका एक्ट कहता है। तो कोई भी स्टेट का, कोई भी स्टेट का जो जीडीपी है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 28.5 है, हालांकि इसके पहले क्या था, 31 था, तो ये अच्छी बात है। तो घटना, कर्ज घटना अच्छी बात है। अरे लोन अमाउंट है होगा यार, मोहित कुमार, लोन का अमाउंट घट रहा है तो अच्छी बात है ना, आपका आपका लोन कम हो रहा है, कर्ज घट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कितना कम होना चाहिए? 20% होना चाहिए, 28.5 है अभी भी।
इसको आप कैसे समझ सकते हो ये देख लो। तो 3 स्टेटमेंट हो गए, यहाँ पे निकल के आ गया 3 to 4। अब इसी के बीच में यूपीएससी खेलेगी बस, ये आप समझ लो। अब ये लास्ट ईयर का ये है। आप कहोगे सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो, अभी क्यों आएगा? क्योंकि अब ये जब पढ़ोगे तो अब फैब वाले में क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, कंपैरिजन कर पाओगे जनवरी में और फैब। तो जनवरी में तो कुछ मिलेगा नहीं, फैब वाला मार्च में आएगा, न्यूज जो भी जो फिल्टर करना है तो उसमें आपको ये मिलेगा, तो कंपैरिजन थोड़ा सा हो जाएगा। तो यूपीएससी मान के चल रही है कि आप कभी भी जाके देखिएगा, बजट से बहुत होगा तो एक क्वेश्चन आपको पूछेगी, बहुत अपडेट नहीं पूछती यूपीएससी। क्योंकि 60% जो जनता है हमारी, वो गांव में है, गांव से बिलोंग कर रही है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अब आप चाहो तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई स्टेट का जो कर्ज है वो अभी कम हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है, थोड़ी सी हुई है बट इंप्रूव हुई है, क्वालिटी उसकी इंप्रूव हुई है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट क्या है कि भाई जो राजस्व घाटा है यानी रेवेन्यू डेफिसिट है वो मेंटेन रखने की बात थी, तो 0.2% जीडीपी ये जो है ये मेंटेन रहा है, ठीक है। जीएफडी की बात करें तो ये जीएफडी की बात करें तो ये 98 से लेकर 2004 तक तो 4.3 था, अब ये घट के हो गया 2.7 सेंट्रल। तो ये राज्यों का है बेसिकली। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई जो जीएफडी है ये जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एफआरबीएम का एक्ट भी कहता है। क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो, अब ये एक्ट क्या है भाई, ये एक्ट को लाया गया था, ये एक्ट था 2003 का, 4 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। केम इनटू फोर्स एट इन जुलाई 2004, ठीक है। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, लॉन्ग टर्म में बेसिकली फिजिकल जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। ये एक्ट इसलिए लाया गया कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और दूसरा, जो इंटर जनरेशनल जो क्वालिटी है, वर्तमान उधारी भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ नहीं डाले, यानी कि आज आपने जितने बहुत ज्यादा खर्च कर लिया, बहुत ज्यादा लोन ले लिया, आप चुका नहीं पाए और फादर का लोन अब बेटे पे आ गया, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती। इसीलिए अपने खर्चे को कम करना है। गॉट इट? क्लियर? दो इसका ऑब्जेक्टिव था ये एफआरबीएम एक्ट को लाने का। इसमें 4 टाइम तो अमेंडमेंट भी हो गया यार, है ना, 4, 12, 15, 18, 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। तो एफआरबीएम एक्ट का बेसिकली मेन टारगेट क्या है, टारगेट है वही, जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 3%? जीडीपी का। और सामान्य जो सरकारी कर्ज जो है, जनरल गवर्नमेंट डेप्थ टू बी 60% ऑफ जीडीपी। 20 प्लस माइनस जो आप उसको समझ सकते हो, 40 सेंट्रल का होना चाहिए जिसमें, एंड 20 स्टेट का, 60% तक होना चाहिए कर्ज। कोई भी कर्ज का जो लिमिटेशन की बात करें अगर, ये एक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में आपको एफआरबीएम एक्ट नहीं पूछेगा कि एक्ट में क्या है नहीं है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे और चैलेंजेस हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक बार अगर बेसिक आपका स्ट्रांग अगर है तो इसका फायदा आपको मेंस में मिलेगा। क्लियर? जी। 18 में नहीं, और भी मिसबाजी कई बार आया है। चलो, तो कुछ राज्यों में अब देखो, ये उच्च वित्तीय घाटा हो रहा है, बार बार हुए जा रहा है ना। रीजन फॉर हाई फिजिकल जो डिफिसिट है इन सम स्टेट, क्यों हो रहा है रीजन? अब ये रीजन यूपीएससी आपसे प्री में पूछेगा। कुछ सम ऑफ द स्टेट जो है, कुछ स्टेट में ऐसा हो रहा है, तो उसका रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन ये है डिक्लाइन इन सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट, केंद्र से जो राज्य को ट्रांसफर में
अब गिरावट आ रही है, यानी कि जीएसटी मुआवजा समाप्त हो गया है ना। मुआवजा का मतलब यह कंपनसेशन जो था, क्योंकि जब जीएसटी लाया गया था तो कहा गया था, जीएसटी में क्लॉज था कि भाई 2-3 साल तक हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे देंगे, कुछ बेनिफिट दे देंगे, कुछ सहायता दे देंगे। 5 ईयर, 3 to 5 ईयर्स, नहीं नहीं सबके लिए नहीं था। पहले 3 ईयर्स था, बाद में उसको 2 ईयर्स और बढ़ा, इंक्रीज किया गया तो 5 ईयर्स हुआ। ठीक है, तो अब वो भी खत्म हो चुका है। 17 था, 17 में जीएसटी लॉन्च हुआ है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लंबा टाइम हो गया है। और जो फाइनेंस जो कमीशन है, ये भी जो जो करंट बोरोइंग होता है, ये बेसिकली क्या नाम है आपका, फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट है बेसिकली, ये भी रिड्यूस हो गया। 80% पहले हुआ करता था, अब वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो गया। 18% की कमी कर दी इसने। 22, 23, 24, 22 से 23 या 23 से 24, इन 2 सालों में 18% की कमी हुई है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट देती थी, अब वो ग्रांट भी कम हो गई है, यानी पैसे कम आ रहे हैं। कुल मिला के अमाउंट जो है वो स्टेट के पास कम जा रहा है। कुछ के पास कुछ कैपेबल नहीं है, उनके पास उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पावर सेक्टर में लॉस भी हो रहा है डिस्कॉम का, ये घाटा जो है ये भी जीडीपी का 2.4% है। तो अब आप देखो 6.5 लाख करोड़ का तो ये आपका लॉसेस भी है, स्टेट गवर्नमेंट को है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये लॉसेस क्यों है, अब इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी वजह, सब्सिडी दे दी जाती है, फ्री में बांट दो, किसानों को फ्री में दे दो, सब कुछ फ्री फ्री कर दो, तो पैसा कहाँ से आएगा बॉस। क्लियर। सब्सिडी के बोझ में वृद्धि हुई है। जैसे जो मतलब एक फाइनेंस का, अच्छा ये देखो, फार्म जो लोन है वेवियर्स, किसानों के लोन माफ हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, कैश ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एंड अदर वेलफेयर जो स्कीम है, तो इससे सब्सिडी का बर्डन बढ़ रहा है। तो सब्सिडी बर्डन ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं तो पेमेंट जा रहा है ना। तो डिस्कॉम का भी हो गया, यानी बिजली हो गई, सब्सिडी हो गई। आपको एक एक वर्ड याद रखना है कि यार एक तो पैसा कम मिल रहा है, जो सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी अब स्टेट के पास सेंट्रल पैसा ही कम दे रहा है। पहली चीज, दूसरी चीज पावर सेक्टर लॉस में जा रहा है, तीसरा सब्सिडी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, और अविश्वसनीय वित्तीय डेटा, यानी कि अनरिलायबल फिजिकल डेटा जो है, कई बार आप देखोगे जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है, जो और जो आपके अदर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई की रिपोर्ट जो होती है, उसमें डेटा वेरी कर जाता है। स्टैंडर्ड चूंकि, अब ये वेरी क्यों करता है, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड अलग अलग है। कोई यहां से कोई यहां से स्टैंडर्ड अपने को, सबके स्टैंडर्ड अलग अलग है, उसमें वेरिएशन है, दैट्स वाई। ठीक है, और जो फिजिकल मैनेजमेंट इशू है वो क्या है। अब देखो फिजिकल मैनेजमेंट इशू, ये मेंस में डायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, ये पूरा फुल क्वेश्चन ही है मतलब ये। ठीक है, तो आप ये 3-4 देयर आर फ्यू पॉइंट्स, अगर उसको आप माइंड में रखते हो तो आप मेंस में इसको इजीली लिख लोगे। ठीक है, अभी मेंस का मैं क्या क्या आपको डाल लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं डिटेल में बता दूंगा जब आफ्टर प्री। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, सारी का मतलब कि जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो, क्या आ गया भाई, चलिए ठीक। सो अदर मैनेजमेंट, जो फिजिकल मैनेजमेंट इशू है वो क्या है, डिले स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट का भी तो फाइनेंस कमीशन है, वो भी डिले कर देता है। ठीक है, एक सेंटर का स्टेट सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर कमीशन होता है, एक स्टेट का भी होता है, दोनों का होता है। ठीक है, तो उसमें ये देरी हो रही है, या फिर बहुत जो सेंट्रल का जो बेसिकली जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू टू मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को स्टेट अपने में, अगर वो डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन मीन्स सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल में बीजेपी है, तो स्टेट में भी, अब यूपी में भी स्टेट में बीजेपी है, ठीक है, बट केरला में नहीं है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में नहीं है, तो प्रॉब्लम वहां आ जाएगी। तो वो अपने सेंट्रल के जो उनके जो स्कीम है उसको वहां लॉन्च नहीं होने देते।
प्रॉब्लम वहां पे तो फ्लेक्सिबिलिटी में कमी है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत सारी सेंट्रल स्कीम चलती रहती है ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक, क्लाइमेट एंड जियो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज है, ये सब तो है ही। हर स्टेट की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है और उसकी अपनी अपनी डिफिकल्टीज है। कोई कोस्टल एरिया है, कोई कहीं पे बाढ़ आया हुआ है, फ्लडेड एरिया है, कहीं पे कोई ड्राउट एरिया है, कोई क्लाइमेट को लेकर ज्यादा रिजिलियंस है। ठीक है। उत्तराखंड देखोगे तो यार हमेशा परेशान रहता है, सालों भर कुछ ना कुछ होता रहेगा वहां पे, क्योंकि अनस्टेबल उसका क्लाइमेट ही वैसा है। कुछ बॉर्डर एरिया के जो इशू, उनके अपने अलग इश्यूज है। तो ये सब चीजें हैं। प्लस जो सिंगल नोडल एजेंसी है फॉर सेंट्रल स्कीम, ठीक है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। चलो, ये हो गया। अच्छा, फिजिकल रिफॉर्म्स, अब क्या क्या स्टेट क्या ले रहा है। ठीक है, स्टेट किन किन चीजों पे अपना फोकस कर सकता है। ठीक है, वो एक अलग चीज, स्टेट पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन स्टेट से पुटअप नहीं होगा। सुधार क्या करना है स्टेट द्वारा, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। ठीक है, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको इन स्टेट फिजिकल मैनेजमेंट आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, हो गया। जैसे कुछ स्टेट, गुजरात है, हरियाणा है, असम है, इन लोगों ने ई ट्रेडिंग जो टेंडरिंग सिस्टम लगाया है, फैसिलिटिंग फैसिलेशन जो सेल है वो सब स्टार्टअप किया है एमएसएमई वगैरह के लिए। ठीक है। गुजरात में एक जीएसटी सेवा केंद्र जो है, डॉक्यूमेंटेशन मिस यूज नहीं हो इसके लिए कुछ काम किया है। ठीक है, हो गई बात खत्म। ठीक है। अब एक चीज और क्या है। अच्छा, एक पॉइंट छूट रहा है, इसको अलग से नोट करो। ये बेसिकली बाजार उधारी में वृद्धि जो है, ये थोड़ा सा ये पॉइंट हो सकता है यूपीएससी में आ जाए, जीएफटी को लेकर, क्योंकि ये रिलेटेड है, इसलिए एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। जीएफटी को क्या है, फंड करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो कम से कम बाजार से आप मार्केट से बोरो कर लो। 17% से बढ़ाकर अब उसको 79% हो गया। देखो 2005-06 में ये 17% हुआ करता था, अब ये 79% हो गया है। ठीक है, तो मार्केट से आप लोन ले सकते हो। क्लियर है। चलो, ठीक है। टेक्नोलॉजी वगैरह सब आ ही गई है, एआई यूज हो रहा है, उड़ीसा वगैरह सब ने अपना ड्रोन सैटेलाइट इमेजिंग ये सब किया है, रेवेन्यू को ट्रैक करने के लिए अलग अलग चीजें लोगों ने की है, क्यूआर बेस्ड कोड बनाया है। ठीक है, फेसलेस जीएसटी टैक्स वगैरह जीएसटी ने जो दिल्ली ने वो इम्प्लीमेंट किया है इसको। ठीक है। ठीक है। चलो, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हो गया, ये देखो सारी चीजें ड्रोन वोन का। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इसमें क्या क्या आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, यानी ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स क्या है, मेंस के पॉइंट्स है। सिफारिशें क्या क्या है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंस। यानी कुल मिला के जो वे फॉरवर्ड है वही आपकी आपकी जो रिपोर्ट जो है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसी को ही आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लो। जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन, कि भाई डेटा आधारित जो है, एक डेटा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, डिस्कॉम का जो जो लॉसेस हो रहा है उसको कम से कंपनसेट करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन एक हो सकता है, एक वर्ड कॉइन हुआ है अदर मेजर्स में, गोल्डन रूल बजटिंग। गोल्डन रूल बजटिंग ये क्या है, करंट जो स्पेंडिंग फ्रॉम रेवेन्यू, कैपिटल स्पेंडिंग फ्रॉम बोरोइंग। वर्तमान खर्च को राजस्व से, यानी जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आप उसको कंपनसेट करो, और जो पूंजी खर्च, जो खर्च है, कैपिटल ये जो आपका है स्पेंडिंग जो है, उसको बोरोवर से करो, उधार से लेके खत्म करो। ये प्री के लिए अलग से, आई थिंक मुझे लगता है यहां से ये आ ही जाना चाहिए। 25 लिख देता हूँ, क्या पता आ जाए। क्लियर, जल्दी से। क्लियर है।
चलो, कोई डाउट होगा तो ये यू कैन आस्क, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ वर्ड्स पे चलते हैं, ठीक है। परिणाम आधारित बजट यानी आउटकम बेस्ड बजटिंग होना चाहिए, अडॉप्टिंग क्लाइमेट बजटिंग होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब कुछ जो ज्यादा हॉन्ट कर रहा था कुछ लोगों के दिमाग में, उस पे आ जाते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैंने ये सारी चीजें बताई हैं पहले से, मतलब आप लोगों को दिया हुआ है, तो अगर पढ़ के आए होंगे तो ऑब्वियस है चीजें बेटर हो जाएंगी पहले से, ठीक है। चलो, जीएफडी का डेफिनेशन क्या है भाई? जीएफडी का ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट डेफिनेशन है, इट्स इंडिकेट हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। सरकार को अपने व्यय को, अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ता है, जीएफडी ये बताता है। यानी डे टू डे की लाइफ में अगर मयंक जी के जो खर्चे हैं, उसके लिए, उस खर्चे को पूरा करने के लिए उनको कितना बोरो करना पड़ रहा है, लग्जीरियस के लिए नहीं। जो यहाँ पे खर्च का मतलब यहाँ पे ये नहीं है मोहित कुमार कि बस धुएं पे उड़ा दिया हर चीज, उधार लेके घी पियो, है ना, नहीं। इकोनॉमी बेसिकली पर्सनली व्यू में देखें तो उधार लेकर आपको अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना चाहिए, वेरी गुड। बट कुछ चीजें, सरकमस्टांसेस होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे सडनली कोई बीमार हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, वहां पे लोगों के खर्चे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए तो इकोनॉमी टर्म्स में भैया लोन तो अच्छी चीज है, इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया में उधार लेना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पहले तो ये समझ लो जो पुराने लोग हैं। जैसे कि, हाँ, जैसे कि मैं अरे सुन लो भाई, रुक जाओ थोड़ा, थम जाओ। कोई भी गवर्नमेंट लेगी अपना एक्सपेंडिचर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझ लो कि निकालते कैसे हैं इसको, ठीक है। जीएफडी इज इक्वल टू टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू रेसिपिट को, रेवेन्यू रेसिपिट और जो नॉन डेप्ट क्रेडिट कैपिटल रिसिप्ट है, इन दोनों को मर्ज करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर से हम डिडक्ट करते हैं, दैट्स इट, इतना ही है फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर है मिसबा जी? चलो, अब आते हैं थोड़ा सा रेवेन्यू डेफिसिट में। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ये जिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी अगर, तो वो मेरे कुछ वीडियो, जो पुराने वीडियोस हैं 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था, उसकी उस क्लास को जाके आप देख सकते हो, काम हो जाएगा आपका, आपका काम नहीं रुकेगा। यूपीएससी में कितना भी घुमा के पूछे वो कवर कर देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है बट बेसिक मैंने सारा कवर कर दिया है लगभग, ठीक है। चलो, अब इसका राजस्व घाटा क्या है? तो ये बेसिकली बताता है शॉर्टेज ऑफ फंड की, दैनिक जो डेली डे टू डे लाइफ में जो सरकार को अपने काम को करने के लिए जितने भी धन की खर्च करने की आवश्यकता होती है ना, उसकी कमी है। यानी मुझे अगर एक पुल बनाना है, मुझे एक ब्रिज बनवाना है और उसके लिए पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि घाटा हो गया यार। तो इट्स रिप्रेजेंट द शॉर्टेज ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेली गवर्नमेंट अफेयर्स। डे टू डे लाइफ के लिए, खर्च के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे नहीं है, तो इन्हें घाटा है, ठीक है। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है बेसिकली? इज टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिपिट। फॉर्मूला इसको आप देख सकते हो, फॉर्मूला देखोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए भी। हाँ, अब आपका क्वेश्चन। जी सर, जीएफडी आरबीआई से अप्रूवल होता है क्या या वर्ल्ड बैंक से? नहीं 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 नहीं, आरबीआई कहाँ चला गया? चलो, बहुत अच्छा सवाल भी है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है, अच्छा है मगर सवाल।
आरबीआई से अप्रूवल कौन देगा भाई, क्यों देगा? चलो ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है, ये है मोदी जी की गवर्नमेंट और ये है योगी जी की। ठीक है, फिर से ऐसे समझते हैं। इनके अपने कुछ खर्चे होंगे, इस एक्सपेंडिचर को खर्च करने के लिए ये मार्केट से पैसा उठा ले, कोई बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा ले ले, एडीबी से ले ले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से ले ले। ठीक है, अगर बड़ा अमाउंट है तो ये ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक ये सेम काम करेगी, या तो सेंटर दे दे, या हम अगर सेंटर नहीं दे रही तो हम अपने गारंटर के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटर बनेगी स्टेट गवर्नमेंट की, कि हाँ भैया दे दो, मेरा ही स्टेट है। ठीक है, एक गारंटर होगा, बाकी स्टेट को ये करना है। तो अप्रूवल आरबीआई नहीं देती है, आरबीआई बता रही है कि आपको अपने खर्चों को कम कैसे कर रखना है, क्योंकि बैंकों का बैंकर है, देश को चलाना है, तो ध्यान से पैसा निकालना। कहते हैं ना कि भाई यार अकाउंट, ये बैंकों का बैंक है, तो गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं, गवर्नमेंट का पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट का कोई अपना फंड तो होता नहीं है, आरबीआई है। तो आप ऑटोमेटिक किसी चीज, मतलब कि कल को मोदी जी ने चाहा और रातों रात सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा ओवर द नाइट, ऐसा नहीं होता। तो जो भी एक्सपेंडिचर करना है उसकी बकायदा प्लानिंग होती है। आरबीआई सिर्फ अपनी रिपोर्ट में ये बता रहा है कि ये अब गवर्नमेंट का कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, जो एक्सपेंडिचर है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। स्टेट ने भी थोड़ा सा, उसका भी जो लोन है अमाउंट वो भी कम हुआ, लेकिन अभी भी उतना कम नहीं हुआ है। 20% उसका टारगेट था, बट अभी भी 28.5% है। क्लियर है यहाँ पे? और कोई डाउट किसी को? एवरीबडी? हाँ, मोहित कुमार के क्वेश्चन से थोड़ा होता क्या है, बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है शर्म से नहीं पूछते हैं ना, तो कम से कम वो एड्रेस हो जाता है। जी, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, वो सिर्फ मैनेज करेगा, वो सिर्फ मैनेज करेगा, उसका भी वो भी रूल एंड रेगुलेशन के साथ। ये नहीं कि मोदी सरकार ने कल को एक फरमान जारी कर दिया कि भाई 5,000 करोड़ रुपीज आप किसी एक एक्स पार्टी को दे दो। आरबीआई नहीं करेगा ऐसे, ना मोदी जी कह सकते हैं ना आरबीआई कर सकता है, सब अपने अपने मैनुअल से बंधे हुए हैं। क्लियर? चलो, हाँ आप इतना कर सकते हैं कि कोई अनवांटेड कोई जो स्कीम है आप वो लॉन्च कर सकते हैं, अपने लोगों को दे सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी रूल एंड रेगुलेशन है, टेंडर वगैरह करना है। जहाँ पे ई टेंडरिंग नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कल को, जैसे दिल्ली का शराब घोटाला, फंस गया मैटर। जहां आप रूल से हटेंगे आप फंसोगे। जो पैसा जिस मद में, मद का मतलब जिस सेक्टर में खर्च होना है, अगर उसके लिए अलॉटमेंट है तो उसी में खर्च होगा। अगर हैंडपंप को फिक्स करने के लिए या फिर उसको नया हैंडपंप लगाने के लिए है, तो आप उसे मेंटेनेंस नहीं कर सकते। अगर प्रोविजन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपको चावल खरीदने के लिए पैसा दिया गया है तो आप दाल भी उस बचे हुए पैसे से खरीद लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, नहीं तो वो फ्रॉड की इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है? विदाउट परमिशन कर रहे हैं कोई एक्सपेंडिचर तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, इसलिए रूल एंड रेगुलेशन, अभी आप लोग को जब मैं कुछ बताता हूँ, कुछ कहता हूँ, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, तो आप लोगों को लगता है अरे भाई, एक बड़ा पावर चाहिए आपको, तो अपने ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही तो आएगा। अ ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट? चलो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। हम्म थोड़ा सा मैसी मैसी जैसा लगेगा आप लोगों को। जीडीपी बेस ईयर रिवाइज हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन में आया है ये, बेस ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी राज।
कोई बात नहीं। हाँ, आपका भी कोई क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन क्या था भाई? नहीं, आपका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया बॉस यहाँ पे ना। बिल्कुल नहीं आया। नहीं, यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। कौन सा क्वेश्चन है आपका भाई? आप क्वेश्चन अपना लिख दो। सुबह। ठीक है। हम्म। चलो, अब यहां से भी क्वेश्चन आना ही है। ये लो, फिक्स कर दिया। डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आएगा। अब कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो आपको बताऊंगा अभी। यार, एक न्यूज में क्यों था? क्योंकि नेशनल जो अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है, एनएएस, को अपडेट करने के लिए, और जीडीपी को का जो बेस ईयर है, बेस ईयर जीडीपी का क्या है, 11-12, इसको बदलकर आपको थोड़ा, अब उसको अपडेट करने की बात कही गई है। 22-23 बेस ईयर, इसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी का स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया है। तो दो वर्ड आ गया यहाँ पे हमारा। एक तो कौन करेगा, तो उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी आई है, ठीक है, करेगी तो गवर्नमेंट, लेकिन एक कमेटी के थ्रू होगी। उसका रिकमेंडेशन होगा, बेस ईयर बदलना होगा, अब उसके उसको अपडेट करना होगा। चलो, अब थोड़ा सा देखते हैं यार, इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है? विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। ठीक है। चलो, अब ये जो सीएसओ है, ईच एंड एवरी ईयर एनएएस को क्या करता है, ये पब्लिश करता है। और ये ही कई जीडीपी का जो भी आपका जो एस्टिमेटेड है उसको बताता है। यानी सीएसओ जीडीपी का अनुमान वगैरह कितना है, क्या है, नहीं है, ये सब बताता है। ठीक है, पहली चीज, पहला पॉइंट। मैं राज, मैं आपके क्वेश्चंस को अब इस टॉपिक के बाद ही ले पाऊंगा, ठीक है। चलो, सो जीडीपी की के का जो सोर्स है, समिति ने डेटा सोर्स का जो रिव्यू करने के लिए जीडीपी का गणना में इन्फ्लेशन का, या फिर जो इंडस्ट्रियल जो इंडाइसिस है, वो सबका सारे जो डेटा है उसको अलाइन करेगी, उसी का काम करना है। तो पिछला एक संशोधन भी हुआ है, एक रिवीजन हुआ, बेस ईयर का रिवीजन जो है 2015 में हुआ था, इसको अपडेट करना था। ठीक है, अभी किया गया ये, यानी 2004-5 वाला जो ये जो बेस ईयर था पहले, उसको किया गया था 11-12। इसके लिए 2015 में एक, ये संशोधन कब हुआ था? 11-12 वाला 15 में जाके हुआ था। तो एक नई श्रृंखला एक लाई गई थी, न्यू सीरीज जो है, रिप्लेस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, GDPFC लिख देते हैं। और एक आपको देखने को मिलेगा अब जीडीपी की जगह पे GAV, एज अ बेस प्राइस, ये लिखा हुआ मिलता है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं पता तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस नई सीरीज में फैक्टर कॉस्ट की जगह पे, ये जो पहले हुआ करता था, अब इसको जीएवी कर दिया गया। जीएवी को जीडीपी की जगह जीएवी कर दिया गया, और जो फैक्टर कॉस्ट था उसकी जगह पे बेसिक प्राइस कर दिया गया। तो अभी जो चल रहा है राइट नाउ, वो GVA चल रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेस प्राइस। अभी क्या चल रहा है? ये चल रहा है। पहले ये चल रहा था, अब ये चल रहा है। क्लियर है? एकदम बेसिक, एकदम लेमन टर्म्स में बता रहा हूं, ठीक है। जितना लेमन टर्म्स में इकोनॉमी को समझोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बॉस। कुछ कुछ जगह पे है एक, वो 5% है, आपको उतना ही जानना है। आपको आरबीआई का गवर्नर का एग्जाम थोड़ी ना है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आईएमएफ में जाके बैठना है, ऐसा तो है नहीं। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो जीडीपी को अगर हम, व्हाट इज बेस ईयर, आधार वर्ष क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा बेस प्राइस है, तो कुछ ना कुछ तो एक बेस ईयर है, तो बेस प्राइस भी है। तो अब बेस ईयर क्या है?
तो जीडीपी की बेंचमार्क ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन अलाउइंग मेजरमेंट ऑफ रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि जीडीपी को जब गणना के लिए कोई एक स्टैंडर्ड मानक होगा, एक स्टैंडर्ड कोई एक ईयर ले लेंगे और उस वक्त उसमें जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करते हुए वास्तविक आर्थिक विकास यानी रियल टाइम में, मतलब जो एक रियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ, यानी मान लो कि मैं इसको ऐसे एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल भी है, अभी मैं इसको वो थोड़ा समझा देता हूँ, टाइम लगेगा बट चीजें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। मार्केट में क्या है अभी, एक चलो 11-12 हो गया ना, 11-12 बेस ईयर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी महंगाई थी इस वर्ष, मनी इन्फ्लेशन कितना था, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई कितनी थी, वो देख लिया। मान लो यार महंगाई 4.2% थी, सपोज, लेट अस सपोज दैट। अभी कितना है, 7.2% सपोज। डिफरेंस कितना का आया। अब हम इससे करेंगे 3 का, यानी अब महंगाई 3 गुना ज्यादा या 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा, ऐसे मान रहे हैं, या 3% ज्यादा है, 3% ज्यादा है, 4% ज्यादा है, ये तो एडजस्ट ऐसे करना, तब हमको रियल ग्रोथ पता चलेगी। क्योंकि यार यहाँ पे जब हमने ग्रोथ किया, इस ईयर में ग्रोथ किया, वहां भी इन्फ्लेशन होगा, 2024 में भी हम ग्रोथ कर रहे थे, वहां भी महंगाई होगी, महंगाई तो हर जगह है। तो उस महंगाई को आपको उस ग्रोथ से डिडक्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी। जैसे कि यार 100 रुपीज में आपने एक मार्केट से जाके एक पेन ले लिया, ठीक है, पेन बोरो किया। अब पर मार्केट आने जाने में और वहां पे जूस पी लिया कम से कम है, तो आपके 30 रुपए खर्च हो गए। तो घर लेके आए तो 130 रुपए का पेन पड़ा, तो ये 30 रुपया को तो आपको जोड़ना होगा ना। बात समझ में आ रही है। मेट्रो में गए, जो भी XYZ, आप जो 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 फेयर का जो ऑटो फेयर चार्ज है या मेट्रो का जो चार्ज है, फेयर चार्ज, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्पस के लिए गए थे। तो जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, उस ग्रोथ में हमें कुछ डिप्रेशिएशन को भी माइनस करना होगा थोड़ा सा, जो उसका जो कॉस्ट आया है। जैसे आपने एक कार ले ली है, मान लीजिए 2024 में आपने एक कौन सी कार होती है यार, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, वो एक कार ले ली, आपने परचेस कर ली, मोहित कुमार के लिए लैम्बोर्गिनी, ठीक है, मेरे लिए नैनो, ठीक है। अब देखो जरा सा, 2 साल बाद क्या होगा, मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो रहा है और इसकी कॉस्ट भी कम हो रही है, तो एक्चुअल में उसकी प्राइस क्या होगी 2 साल बाद, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। नया घर खरीदोगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, 10 साल पुराना होगा थोड़ा सा कम हो, यही होगा ना। हाँ, बरसते उसकी लैंड की वैल्यू ना बढ़ गई हो, ठीक है। चलो, क्लियर है यहां तक सबको। सो जो, ठीक है, तो इंडिस बेस ईयर रिवीजन किया, ठीक है। ये 3 बेसिक जो चेंजेस आते हैं ना, बेसिकली आधार वर्ष को, बेस ईयर को हम बदलते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उसका बेस तो होना चाहिए, किन किन चीजों पे करेंगे। प्री के लिए हम रट लो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, IIP, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ये 3 इंडेक्स है। इस इंडेक्स को आपको इसी में, तीनों के अलग अलग बेस ईयर हो सकते हैं, तो सबको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो अब जीडीपी की गणना की विधि क्या थी, यानी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी क्या होगा, फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है और एक इनकम का, एक प्रोडक्शन का, 3 हो गए, 3 फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला को बैठाना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यानी जीवीए का, जीवीए इज इक्वल टू ग्रॉस जो आउटपुट है, जीवीए के बारे में, ये जीडीपी है, देखो ये जीडीपी था, ये जीवीए है, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है और एक इनकम अप्रोच है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें अब क्या क्या आएगा, अब ये फॉर्मूला ही रट लोगे यार तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड
बाय ऑल फर्म्स, जितने भी, जहां से भी आएगा, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए मान लिया जाता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए हो गया। अब तो जीवीए में क्या होगा, जो भी सकल उत्पादन होगा, ग्रॉस आउटपुट जो होगा, उसको माइनस करेंगे इमीडिएट कंजम्पशन से, यानी कुछ खर्च भी तो हुआ है, इंटरमीडिएट, सॉरी इमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन से उसको माइनस, उसको हम, जो भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में अभी जैसे मैंने कहा ना कि कार खरीदने गए, तो उसमें थोड़ा सा और वैल्यू एडेड करना होगा। जैसे मैंने एक मोबाइल परचेस किया, तो यार मोबाइल परचेस करने के बाद मुझे उसमें मान लो कि ये 50,000 का मोबाइल है, ठीक है, बट इसमें मैंने कवर भी लगवाया है, टेम्परस ग्लास भी लगवाया है, ठीक है, इसका इंश्योरेंस भी करवाया है, इसका चार्जेस भी परचेस किया है, इसका, इसमें इसको खरीदने के लिए जो व्हीकल का यूज किया उसमें पेट्रोल लगा है, सारा खर्चा जोड़ना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्शन से इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है उसको माइनस करते हैं जीवीए में। ठीक है, एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या है, वही जीडीपी, अब जीडीपी समझ लो या जीवीए समझ लो, इसका फॉर्मूला। तो आपको अब जीवीए पढ़ना है बेसिकली अब, ठीक है। दो अप्रोच होते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम अप्रोच, बस इतना छोड़ दो, बेसिक यही है। अब उससे बहुत ज्यादा जाना नहीं है, चलो फोकस यहाँ करते हैं। तो जीडीपी का प्रकार क्या है, तो आप बोलोगे सर अभी भी, अब जीवीए बोल रहे थे अभी फिर से जीडीपी पे आ गए। यार जीवीए ग्रॉस, जब हम वैल्यू के रूप में देख रहे हैं तो जीवीए कर रहे हैं, साइज के रूप में बात करेंगे तो जीडीपी होगा वो। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी कि एक तो यार मार्केट के का जो फ्लक्चुएशन, मार्केट कीमतों पर, हम उसको, मार्केट प्राइस क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी में क्या ऐड करेंगे, करंट मार्केट प्राइस क्या है, और इसमें इग्नोर किसको करेंगे, इन्फ्लेशन को हम इग्नोर करेंगे इसमें। नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को ऐड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करेंगे। बट रियल जीडीपी में क्या होगा, रियल जीडीपी मुद्रास्फीति को एडजस्ट करता है, यानी वेल, तो रियल जीडीपी ही देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों के रूप में, एक मार्केट क्रॉस में और एक वास्तविक में रियल जीडीपी क्या है, तो उससे आपको महंगाई, अगर मान लो ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ है हमारा 7.2%, लेट अस सपोज दैट, या महंगाई भी 6.7 है, तो हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इससे, कि भाई वही महंगाई सीधा 6.7 नहीं करेंगे। बेस ईयर क्या है, बेस ईयर 11-12 है, 11-12 में क्या था महंगाई या इन्फ्लेशन क्या था, पहले वो देखेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, 2% 3% इंक्रीज हो गया, चलो अब इस, ये थोड़ा कम हो जाएगा, 7 हुए, अब इसको रियल में, ये नॉमिनल होगा जीडीपी, अब इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे। ये बात समझ में आई मोटे तौर पर, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब क्या है, एक आम बोलचाल में, लेमैन टर्म्स में क्या करता है भैया, हम क्यों जाने जीडीपी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस भी है। तो जीडीपी का मतलब जब भी हम बात करेंगे तो यानी हमारे पूरी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो दिखाता है, साइज क्या, बेसिकली साइज है, साइज क्या है, इज डिनोट अ साइज, कितना बड़ा है। जैसे हम टॉप 5 में आते हैं हमेशा, जीडीपी में टॉप 5 7 में आ जा रहे हैं, टॉप 10 में तो आ ही रहे हैं, है ना, 5 में है आई थिंक, एंड पीपीपी के पर्सपेक्टिव से 3rd नंबर पे है, जीडीपी में सिर्फ 7th नंबर पे है, ऐसा कुछ है। एक बार देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है, तो ये बेसिकली अब इसका लिमिटेशन क्या है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो है, जैसे हाउस होल्ड वर्क वगैरह जो है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5th है, ठीक है, और पीपीपी में 3rd होना चाहिए, हाँ ठीक, चलो, मुझे लगा था सिर्फ 7th नंबर पे था जीडीपी, जो भी है चलो। तो ये अब अडानी कमाए या ऑटो रिक्शा वाला कमाए, दोनों को इनइक्वालिटी है इनकम में, बट उसको ये ओवरलुक करते हैं, नहीं यार हटाओ, इग्नोर करता है ये। कोई भी ग्रोथ के नाम पर जो इन्वायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं करता। एक सड़क बनाने के लिए, एक रोड को बनाने के लिए 4 पेड़ आपने काट दिए, तो यार उसका भी तो कॉस्ट जोड़ो जोड़ो, वो इसको नहीं करेगा, नेगेटिव को ये बिल्कुल, हाँ ठीक है। अच्छा, जो
इनफॉर्मल जो बेसिकली इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंट्रीब्यूशन को ये दिखाता ही नहीं है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, अनौपचारिक का मतलब यहाँ पे इनफॉर्मल है, यानी टाटा, टीसीएस, रिलायंस, विप्रो, सबके इस उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट आपका जो ठेले वाला है, कोई ढाबे वाला है, उसको इनफॉर्मल है ना, उसका कंट्रीब्यूशन को ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा। डो नॉट मेजर वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को या फिर जो वेलफेयर का जो स्कीम है उस सबको नहीं दिखाएगा। तो जीडीपी का अपना एक लिमिटेशन है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, सो चेन बेस्ड जो जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये बेसिकली एक इसकी गणना रोलिंग बेस्ड ईयर पे की जाती है, इसको जीडीपी को, और इसको पीरियड पीरियड पीरियोडिकली एनुअली जो है इसको बार बार अपडेट किया जाता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में किया जाता है, बट इंडिया में थोड़ा सा बात करें, इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ लॉन्ग टर्म, अगर आप देखोगे, एक हाई एग्रीकल्चर और फ्यूल प्राइस वोटालिटी होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है ना। अच्छा, जल्दी से बताओ, ये ईंधन की कीमत से याद आया, पेट्रोल, पेट्रोल को जीएसटी में ऐड किया गया है? पहले नहीं था, अब है। कैसा है? अब मुझे इसको अपडेट करके कब, कल तक बताओगे आप लोग? क्या ऐसा है? अभी क्वेश्चन मार्क है मेरा, पहले तो नहीं था। पहले जीएसटी में ऐड नहीं था, इसीलिए हर स्टेट में अलग अलग प्राइस और ये वो, क्या इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है? मिसबा जी, आप तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो ना। चलो, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मिसबा जी का, है ना। चलो, ठीक है। क्या नहीं? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेते हैं। तो ये यूएन द्वारा बेसिकली जीडीपी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्या, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिसोर्सेज जो कंस्ट्रेंट है वो भी है, इंडिया में ये फॉलो नहीं किया जाता है, यानी कि चेन बेस्ड जीडीपी कैलकुलेशन क्या इंडिया में किया जाता है? जवाब है नहीं, नॉट इंक्लूडेड। ओके, ठीक है। बट कहीं मैंने अभी एक दो दिन पहले की ही बात है, मैंने देख लिया था, तो मुझे लगा ऐसा कुछ कि अभी तक तो नहीं था यार, ये तो बिल्कुल नया चेंजेस है ना। चलो, तो जीडीपी का बेसिकली, तो इसका जवाब क्या होगा कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि चेन बेस्ड जीडीपी कैलकुलेशन क्या इंडिया में होता है, जवाब है नहीं। क्यों? क्यों नहीं होता है? तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है हमारा, है ना। रिड्यूस इजी ऑफ लॉन्ग टर्म जो कंपैरिजन है, ये जो लॉन्ग टर्म में जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको करने में कठिनाई आ जाएगी, इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, हो सकता है पूछ भी ले कि भाई इंडिया में जो हम जीडीपी को चेन बेस्ड जीडीपी कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा हमारा जीडीपी का? तो ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है, ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये बेसिकली जो नेशनल जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है, विच इज फ्रेमवर्क बाय यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, ये उसका पालन करते हैं, एसएनए। ठीक है, ये 2008 में आया था, बेसिकली अडॉप्ट हुआ 2009 में। तो एसएनए क्या है बेसिकली, पहले ये समझ लो। ये 2009 में इसको अपडेट भी कर दिया गया है, ये यूएन का है। तो ध्यान रखना, जीडीपी का साइज या कोई जो ग्रोथ रेट है, पहले से समझो, ग्रोथ रेट यूएन भी देती है किसी भी कंट्री का, ग्रोथ रेट आईएमएफ भी देता है, एंड ग्रोथ रेट इंडिया की बात करें तो आरबीआई भी देगा, नीति आयोग भी देगा, सरकार अपना देगी, है ना, और एडीबी देगा, और आपका वर्ल्ड बैंक देगा।
इतने सारे रिपोर्ट्स सब होते हैं। तो अब आपका एक यक्ष प्रश्न, क्वेश्चन खड़ा है, भैया कि, किस किसको पढ़े? तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया का आरबीआई को देख लो, और नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक वगैरह सब छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी ग्रोथ रेट क्या है वो सब नहीं पूछता। तो एक और क्वेश्चन बना कि भाई ये एसएनए जो है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है, ये कौन प्रिपेयर करता है? यूएन करता है। 2008 में आया था, लेकिन ये 2009 में इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, बस हो गया। चलो, अब एक न्यू टॉपिक की तरफ, कोई क्वेश्चन है? हाँ, मिसबा जी। सर आई थिंक यू हैव थिंक यू हैव दैट डिसाइडेड जीएसटी काउंसिल। नहीं 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 नहीं, ये नहीं भाई, अभी किसी न्यूज में देखा था कि ऐड हुआ है। चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लगा, सो मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप लोग थोड़ा ज्यादा अपडेट रहते हैं ना। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। या बिल्कुल, मैं पीआईबी की बात कर रहा हूँ, बट अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा है ऐसा कहीं। ठीक है, चलो। अब मुझे एग्जैक्ट, अब कहीं और रहा होगा दिमाग, हो सकता है ना। तो बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं था, इसलिए कंफर्म करने के लिए आप लोगों से पूछ लिया। कंफर्म होता तो मैं आपको बता ही देता है ना। चलो, एफडीआई की बात कर लेते हैं। सर जी, जीएफडी रिलेटेड क्या ये हो सकता है कि जो पार्टी सेंट्रल में, अच्छा, सेंट्रल में है, सेम पार्टी जिस स्टेट में है उस स्टेट को ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा होता नहीं है बॉस। अमूमन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सुन लो पहले। ये सब कहने की बातें क्यों, अभी समझना, आराम से समझेंगे इसको। चलो, ऐसे समझ लेते हैं, ये है आपका सेंट्रल। ठीक है, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, और ये हो गया आपका यूपी। ठीक है, सेंटर को स्टेट को पैसा देने के लिए जो अमाउंट देना है वो कैसे होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सेंटर का अपना रिसोर्सेज जो है वो फाइनेंस कमीशन तय करेगा, एक फॉर्मूला दे देगा, उस फॉर्मूले को मानना होगा। ठीक है, फॉर्मूले के बेस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला सेंटर तभी सबको बराबर पैसा मिलेगा। ऐसा कई बार एग्जामिनेशन, आप एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, बट सबसे ज्यादा पैसा गया है। बहुत सारी सेंटर की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करती है, अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके जो पॉलिटिकल कंपल्शन होते हैं उसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, सो हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा डिले टैक्टिस जरूर हो जाता है। नहीं तो बिहार को, अब तो बिहार में बीजेपी भी है, क्या स्पेशल वो मिल गया उनको स्टेटस? क्योंकि वो फॉर्मूला में फिट नहीं होता स्पेशल का, इसीलिए नहीं मिला। अब बीजेपी की गवर्नमेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, फॉर्मूला में नहीं है। अब तो फॉर्मूला को चेंज करो। अब फॉर्मूला चेंज करने जाओगे तो हिमालयन स्टेट होना चाहिए स्टेटस में, नहीं है। कुछ एक आध आपका वो करता है, ठीक है। तो हाँ, अब सेंटर क्या कर सकता है, कुछ उसको एक्स्ट्रा जो नीड है, कुछ उसको कुछ अमाउंट दिया जा सकता है, अपने केंद्रीय जो सेंट्रल पूल है उससे कुछ पैसा उसको दे दिया जा सकता है, लेकिन बहुत उसके लिए भी कंस्टेंट रहना है, क्योंकि ये बाकी लोग डिमांड ना करें। डबल इंजन की जो सरकार होती है उसमें फायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट ये है कि जो सेंटर की स्कीम है बिना कोई नाक इधर से उधर घुमाए वो सीधा इंप्लीमेंटेशन होगा उसका, जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं होगा मगर यूपी में हो जाएगा, बस ये फायदा होगा, और कुछ नहीं होगा। जैसे
आपका CA, क्या नाम है उसका, एनआरसी लागू करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा बना? उत्तराखंड। बट यूपी नहीं है अभी, बाय द वे। वेस्ट बंगाल भी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो। तो ये सब राजनीति होती है ना, और उससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की तो धुली नहीं है बॉस, है ना, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो। एनआरसी नहीं यार, वो CAA कौन सा लागू हुआ था अभी उत्तराखंड में? क्या लागू हुआ है? यूसीसी लागू करने वाला, चलो माय मिस्टेक, सॉरी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। बट इंडिया के बाकी स्टेट में नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, अब नया टॉपिक है हमारा, FDI। FDI यानी पैसा, कोई स्कीम है या कोई प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म में, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है। 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ कहां से आएगा बॉस? ठीक है। तो मल्टीपल जो सेक्टर्स में, जो हमने अपने दरवाजे खोल रखे 1991 से ही। ठीक है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब हुआ कि विदेश में बैठे लोग हैं, या कोई कंपनी है, या कोई गवर्नमेंट है। आइदर वो कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, और कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। FDI भी दो टाइम के, एक शॉर्ट टर्म भी होता है, एक लॉन्ग टर्म भी होता है। ठीक है। बट FDI को लॉन्ग टर्म से ही समझा जाएगा। ठीक है। सो DPIIT ने कहा कि यार 2000 से स्टार्ट होकर 2024, यानी कि लगभग 14 साल, नहीं सॉरी 24 ईयर्स, 24 ईयर्स में FDI जो है, कितना बाहर से पैसा आया? $1 ट्रिलियन आया है। इसको क्रॉस कर गया। इतना पैसा बाहर से आया है इन 24 सालों में, 24 ईयर्स में, 1 ट्रिलियन। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि FDI अगर हम 14 से 24 के बीच में देखें, मोदी एरा में, ठीक है, तो FDI का जो फ्लो है बेसिकली 14 से 4 से 14 की कंपैरिजन बढ़ा है। अब 119% बढ़ा है। तो आपको क्या याद रखना है यार? 4 से 14 के बीच में एज कंपेयर, यानी आप ऐसे देखो, 2004, सॉरी 04 to 14 के बीच में इस ड्यूरेशन को देखो, और 14 से 24 देखो। तो मोदी एरा ये है, किसमें ज्यादा आया है पैसा? क्या इंक्रीज हुआ है? तो बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, फुल फ्लैज में 119%, 119% FDI का जो फ्लो है वो बढ़ा है। पहली चीज, कौन रिलीज कर रहा है ये? रिलीज कौन कर रहा है? वही DPIIT। क्लियर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा, ये सॉरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनियन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसको ये बता रहा है, इस है ये 2001 से लेकर 23 to 24 में FDI लगभग 20 टाइम्स बढ़ा है। 20 टाइम्स इस ड्यूरेशन में। इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए करते जाना। ये सब कुछ डिटेल है, बस इतना ही आपको कुछ मुश्किल से 2 से 3 पेज का बनेगा पूरे। अगर साल का अगर आप पेपर निकालोगे और फैक्चुअल देखोगे, तो 2 to 3 पेजेस ही अगर आप लोग बना सको, तो ये 2 से 3 पेज का ही बनेगा। फिर से ध्यान रखना, 2 to 3 पेज, 4 पेज बन रहा मतलब फिर वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा बॉस। ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं लिख के दे दूंगा आपको हाथ में, सारी चीज यहाँ करवा रहा हूँ, आप कर लेना। 20 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो FDI आया है कहाँ पे आया है? तो सबको पता है, एवरीबडी नोज, सर्विस सेक्टर में अट्रैक्ट हुआ है। हाईएस्ट FDI इक्विटी जो है वो हुआ है आपका, ये हुआ है आपका 24 के बीच में, सर्विस सेक्टर में। बस। ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन क्या कि भाई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, टर्सरी वाला, तो ये इसमें क्या क्या आता है आप ये देख लो। एक एग्रीकल्चर है, दूसरा इंडस्ट्री है। इंडिया की मेन प्रॉब्लम क्या है? इंटरव्यू का मैंने बता रखा है आपको कि भैया, एग्रीकल्चर से सीधा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुआ ही नहीं हमारा, रिवॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं, सीधा हम सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए।
तो मैन्युफैक्चरिंग पे काम ही नहीं हुआ। अब मैन्युफैक्चर पे काम हो रहा है, क्योंकि स्टेबल तो वही करना है ना। ठीक है, चलो। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई, एफडीआई रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन एंटिटी, विदेशी इकाई द्वारा अगर भारत में निवेश किया गया, जैसे कि सूचीबद्ध नहीं की गई जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें भी पूंजी उपकरणों के माध्यम से ये निवेश करेगा। यानी अनलिस्टेड जो इंडियन कंपनीज है, थ्रू कैपिटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो आएगा, या फिर लिस्टेड कंपनी है उसके लिए भी है। देखो, ये सूचीबद्ध जो नहीं की गई है वहां भी आप पेमेंट, वहां भी एफडीआई आ सकता है, और जो लिस्टेड है उसके लिए भी आ सकता है। लिस्टेड कंपनी में रिलायंस है, विप्रो है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है जो इंडियन इंडियन ये कंपनियां, उसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली होल्डिंग 10% और मोर द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% या उससे अधिक होना चाहिए तक आप कर सकते हैं इसमें, लिस्टेड में। नॉन लिस्टेड में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म, अच्छा एफडीआई में क्या है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म रहेगा, ये ध्यान रखना। और नॉन डेप्थ कैपिटल फ्लो का हिस्सा होगा ये, यानी ऋण के रूप में आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि भैया ऋण ले लिया हमने, ना 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 ना, ये डेप्थ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। फ्री है, और ये एवरग्रीन है। जब मैं बता रहा हूँ ना ये सब चीजें, ये एवरग्रीन है, मतलब कि आप किसी भी साल अपेयर हो रहे हो, 26 के लिए हो रहे हो, 27 के लिए हो रहे हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एफडीआई आने का कोई रूट तो होगा बॉस, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है, दो, देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। पूरा टॉपिक प्री के लिए है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही सब चीजें जो है ये आपको उसमें नहीं मिलेगी, जो मैं बुकलेट बना के दूंगा अभी, उसमें नहीं होंगी। तो कुछ ना कुछ आपको एज मिलेगा यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है, सो ऑटोमेटिक रूट में क्या है बेसिकली, ये नॉन प्रायर जो गवर्नमेंटल अप्रूवल, इसमें गवर्नमेंट की आवश्यकता, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड। बस जो इन्वेस्ट करना है उसको आरबीआई को क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। जस्ट इन्फॉर्म कर दो यार कि हम ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट्स इट, हो गया काम। बट गवर्नमेंट अप्रूवल रूट जो है उसमें तो चाहिए, जो भी आप जिस मिनिस्ट्री में जाना है या जिसमें मंत्रालय में या उसके डिपार्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है या पैसा लगाना है, उसके लिए अप्रूवल तो चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट देखेगी बेसिकली कि आपके, आप कोई आपका इसके, यहाँ हमारे इसमें पैसा लगाने का बहुत सारी चीज एस्पेक्ट से देखा जाता है ना। नहीं तो चाइना तो कभी भी कुछ भी कैसे भी करवा सकता है ना। चलो, तो एफडीआई का रेगुलेशन क्या है यहाँ पे, ये गवर्न बाय एफडीआई पॉलिसी 2020 का जो है, और एक फेमा। फेमा क्या है बेसिकली, वही नॉन डेबिट इंस्ट्रूमेंट है, इसका रूल है 2019 का, इससे ये रेगुलेट होता है। एफडीआई का जो रूल है ये दोनों से रेगुलेट होता है। रेगुलेटर्स कौन कौन है, डीपीआई, आईआईटी और आरबीआई दोनों है। तो एफडीआई की नीति का ये प्रमुख क्या है बेसिकली, प्राइमरी अथॉरिटी ऑफ एफडीआई पॉलिसी होगा ये। और आरबीआई क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफडीआई रेगुलेशन, एफडीआई का रूल एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करवाने का काम आरबीआई का है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ये जो कंपैरिजन करो एफडीआई और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, एक वर्ड और भी आता है, तो एफपीआई और एफडीआई में क्या डिफरेंसेस है, तो बेसिकली पैरामीटर्स होंगे। क्या क्या पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का प्रकार क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, व्यापार में, उद्यमों में लॉन्ग टर्म निवेश आपको चाहिए यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा एफपीआई। शेयर मार्केट, रात में लगाया सुबह निकाल के ले गए। अब जैसे मान लो कि दिल्ली टू कन्याकुमारी जाना है, एक पूरा हाईवे बन रहा है 4 लेन का, सपोज 10 साल लगेगा इसमें, 10 ईयर्स का ये पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, पैसा लगेगा 1 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, वेरी गुड, जिसको लगाना लगाओ पैसा। तो एक बार पैसा लगाएं तो आप बीच में
कि भाई दूसरा दिन नहीं नहीं मेरी मम्मी मना कर रही थी चलो वापस लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। तो संपत्तियों का यानी प्रकार क्या होगा यहाँ पे, टाइप ऑफ जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वॉल्व फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट। एग्जाम्पल, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी आप किसी रूप में भी लगा सकते हैं, ये फाइनेंशियल भी होगा और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, एफपीआई में केवल वित्तीय परिसंपत्तियां, ओनली फाइनेंशियल एसेट ही होगा, जैसे स्टॉक बॉन्ड वगैरह जो होता है, शेयर बॉन्ड, उसमें पैसा लगेगा। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ लोगों को इकोनॉमी के टीचर जो बेस्ट टीचर है इंडिया के उन्होंने बताया होगा ये सब चीजें, ठीक है। टोटलिटी की बात करें, अस्थिरता, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लक्चुएट नहीं करेगा, लो रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट्स है, भाई 10 साल के लिए पैसा लग रहा है, ठीक है। जरा कमेंट करके बताओ पता है या नहीं पता है, ईमानदारी से जवाब देना। बताया है राजन शुभू। चलो, ये मार्केट फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा क्योंकि ये शेयर मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, इतनी डिटेल में बताया है, उससे प्रभावित होगा। बताया तो बहुत अच्छी बात है। चलो, निवेशकों का नियंत्रक, इसमें इन्वेस्टर कंट्रोल किस में रहेगा, ये हाई रहेगा, एज अ इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस भी रहेगा कंपनी डिसीजन में, क्योंकि पैसा लग रहा है उनका। यहाँ पे बहुत लिमिटेड रहेगा, नहीं के बराबर, क्यों, क्योंकि कंसिडर करेगा पैसिव इन्वेस्टर है, भैया कभी भी पैसा लेके तुम जा सकते हो, इसीलिए, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए निवेश है, तो बहुत कम इसकी लिक्विडिटी रहेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी हाई रहेगी, आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है इसको। भाई मेरे पास मैंने स्टॉक या शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, ये शेयर है, मैंने शुभ को दे दिया, मैंने राज को दे दिया, उसको बेच दिया, ठीक है। जी राज। अच्छा, नहीं शुभो ने थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया कि क्या इतना डिटेल बताया गया है कि नहीं, उन्होंने बस उसने यस यस सर लिख दिया, देखो। चलो, तो सो बेसिकली ठीक है, चलो फोकस इस पे करते हैं, बता दिया है इतना, चलो ठीक है, बाकी आप खुद से करो, ऐसा कुछ होगा। सो क्या क्या चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी, जो अनसर्टेनिटी होती है कई बार, है ना, इंस्टीट्यूशनल जो डिफिशियंसी है वो भी देखने को मिलती है, कमजोरी जो जो अगर जैसे कि कई बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है कि डिले, चीजें डिले होने लगती है, एफडीआई का क्षेत्र जो है में सिमटना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एफडीआई मोस्टली जो अर्बन एरिया में ही फोकस हो रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बिल्कुल नहीं, रूरल एरिया में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट से विवाद हुआ, तो जिसके कारण आपने देखा कि भारत ने अमेरिका से जीएसपी का लाभ खो दिया, हुआ था। तो ये जो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल जो डिफिशियंसी है, ये उसको दिखाता है, अगर हमने कोई अपना मार्केट खो दिया कि पैसा यहाँ लग सकता था, वो पैसा कहीं और चला गया, तो भाई वहां की कंपनी हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, ठीक है, जो नहीं हो पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक ओवरऑल आपका एक वो बताने के लिए बता दे रहा हूँ, इम्पैक्ट है, लोकल बिजनेस को इम्पैक्ट कर देगा, विदेशी कंपनियां आएगी तो जो स्मॉल स्केल में जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसको तो ये हैम्पर करेगा, ऑब्वियस करेगा, जैसे वॉलमार्ट आ गया तो प्रॉब्लम तो बढ़ना है ना। चलिए, अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है, आया है लेकिन वो उस पे है, उसका सेक्टर जो है फिक्स है, वो रिटेलर में नहीं आया है। मैं तो चाहता हूँ रिटेलर में भी आ जाए यार, इससे थोड़ा सा इंडिया को नुकसान नहीं होगा, जो टैक्स जो लोग बचाते हैं ना, कम से कम एटलीस्ट अमेजन आने से या फिर वॉलमार्ट आने से क्या होगा, ये जो रिटेलर सेक्टर में
कम से कम गवर्नमेंट को पैसा, उसका टैक्स मिलेगा। ये तो टैक्स हमारे जो जो स्मॉल जो डोमेस्टिक बिजनेस वाले जो लोग हैं वो टैक्स कहाँ देते हैं? 20 लाख रुपया अगर महीने का कमा रहे हैं तो दिखाएंगे कि भैया हम तो पड़ोसी से मांग के खा रहे हैं। प्रॉब्लम भारत में, इंडिया में टैक्स कौन देता है? टैक्स सिर्फ वही लोग, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो तो सब लोग दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं। बट डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो जो जिनका जॉब है बस वो। ठीक है, चलो। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आ रहा है वो सर्विस सेक्टर में आ रहा है। ठीक है, जो सेक्टर वाइज एफडीआई फ्लो क्या है सबसे ज्यादा? सर्विस सेक्टर में है। ये परसेंटेज आप देख सकते हैं, इसको प्री के लिए आप कर सकते हैं। बस ये वाला लाइन है, अन्य क्षेत्र आप ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दो उसको। ये ऊपर के 3 कर लो, हो गया। 2 कर लो, हो गया। ठीक है, ऑटोमोबाइल में 5% है। कम्युनिकेशन में जो टूल वगैरह जो टेलीकम्युनिकेशन उसमें 6% है। ट्रेडिंग में 7% है। ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा आ रहा है एफडीआई। फिर उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु, दिल्ली सबका नंबर आता है। तो आप परसेंटेज वाइज छोड़ के क्रम से देख सकते हो, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आप देख सकते हो कि यार फिर गुजरात आएगा, यानी पहले आपका महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, महाराष्ट्र है ग्रेटर देन कर्नाटका है, ग्रेटर देन गुजरात है, ग्रेटर देन दिल्ली है, ग्रेटर देन तमिलनाडु है। आप ऐसे बना सकते हो, बस एक लाइन में बन गया। ऊपर लिख दिया एफडीआई फ्लो, एफडीआई फ्लो स्टेट वाइज। अब इसको आप जैसे लिख सको, बस हो गया। इतना ही तो करना है, कितने छोटे में काम हो गया आपका। समझ में आई चीजें? कहीं डिटेल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये पीसीएस में तो कम से कम 100% आएगा क्वेश्चन। आईएएस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ और छूट रहा है यहाँ पे? स्टेट वाइज हो गया। अच्छा, देशवार की बात करें थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर हम बात करें कंट्री, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास आ रहा है कंट्री वाइज? मॉरिशस में आ रहा है, फिर सिंगापुर में आ रहा है। ये उसके मतलब किस देश से आ रहा है, कंट्री से। तो मॉरिशस नंबर 1 पे है और सिंगापुर नंबर 2 पे है। बाकी जगह से भी आ रहा है, बट इसका वही जो फॉर्मूला में भी मैंने आपको तरीका बताया, बस आप उसको देख सकते हो। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में ये प्रोहिबिटेड है, जहां पे आप फॉरेन फंडेड नहीं हो सकते, तो लॉटरी व्यवसाय है। ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट रहेंगे। लॉटरी बिजनेस हो, गैम्बलिंग और बैटिंग वगैरह हो। ठीक है, बैटिंग तो ऐसे भी इलीगल है ना, बट उसको कुछ ना कुछ हद तक लीगलाइज किया जा रहा है। 3 पत्ती एंड लूडो एंड पता नहीं क्या क्या, वो सबसे टीम बनाओ। ठीक है ना, थोड़ा सा हाइड एंड सीक हो रहा है। ठीक है, रियल एस्टेट में भी टाउनशिप को अगर छोड़ दिया जाए, टाउनशिप एंड जो आपका जो REIT है उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको छोड़कर यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। निधि कंपनी जो है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस, एनबीएफसी जो बैंक वगैरह जो है, उसका थ्रिफ्ट एंड सेविंग वगैरह आप नहीं खोल सकते, उसमें पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, TRDs में अगर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो है, ट्रेडिंग में आप उस पर पैसा नहीं लगा सकते। चिट फंड में नहीं लगा सकते। सिगरेट और तंबाकू वगैरह जो टोबैको का वाला जो है, सिगरेट एंड टोबैको मैन्युफैक्चरिंग, उसमें पैसा नहीं लगा सकते। निजी क्षेत्र के लिए बंद है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा एंड रेलवे ऑपरेशनल, ऑटोमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन जो है, ये दो में आप एफडीआई, बाहर से पैसा नहीं आएगा, यहाँ के लोग लगा सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा ये हुआ है कि भाई मेरा पार्टनर अमेरिकन है, चलो ठीक है, थोड़ा सा पैसा लग जाएगा। घुमा फिरा के ऐसे हो जाता है, लेकिन स्टेक आपका ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। कल को अगर वो सब मान लो कि कोई बाहर का जो फॉरनर बेस्ड है, कोई फॉरनर है,
उसने दो पार्टी मिलकर ने राज के साथ मिल गया और रेलवे का ऑपरेशन में उसने पैसा लगा दिया, और अब चाहे कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग कुछ करवा लें तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर राज ने मना कर दिया तो वो कि नहीं भैया हम भी पार्टी है इसमें, एक इसके पार्टनर है, तो मेरी बात मानी जानी चाहिए, आप फॉरनर है, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। क्लियर? चलो, चैलेंजेस क्या क्या है? तो चैलेंजेस है कि भाई यार अगर बहुत ज्यादा हम दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो डिपेंडेंसी और फॉरेन कैपिटल पे बहुत अच्छा नहीं है। कैपिटल फ्लाइट कभी भी ये उड़ सकती है लॉन्ग टर्म में भी, लेकिन भरोसा थोड़ा सा घटता है, क्योंकि कई बार होता क्या है, जो जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स जो आ जाता है तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, पैसा लगाए कि नहीं लगाए। कई बार देखा, वैश्विक मंदी आई थी है ना, ग्लोबल जो रिसेशन आ गया था 2008 में, प्रॉब्लम है। 2023 में भी रिसेशन आया, रशिया यूक्रेन वॉर कहीं पे हो रहा है तो कहीं भी फिर या फिर आप देखिए कि जो जो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी बनाई जा रही है कि भाई आत्मनिर्भर भारत वाला, इससे भी एफडीआई में थोड़ा सा गिरावट आती है कि लोग पैसा लगाने से डरते हैं, अनस्टेबल है। ठीक है ना, डेवलपमेंट एंड वर्सेस एनवायरनमेंट, उसमें भी कई बार आदमी का उसका पैसा लगा दिया, कल को फंस गया तो वेदांता का थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें ये है, यूके बेस था, वेदांता रिसोर्सेस माइनिंग था एट नीलगिरी हिल्स पे, एनवायरमेंटल अपोजिशन का उसको उसको फेस करना पड़ गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंसर्न भी आता है, तो ये सब कुछ ग्रे एरिया है जो चैलेंजेस हैं। कदम क्या उठा सकते हो? तो कदम के लिए मेंस में पॉइंट, आप मेक इन इंडिया वगैरह सबका नाम डाल सकते हो। चैलेंजेस क्या क्या है, ये प्री के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप बता दिया मैंने मोटे तौर पे, हर चीज को प्री के लिए तो आप नहीं लिख सकते हैं ना, आप लिखना चाहो तो सिर्फ ये नाम लिख सकते हो, जो जो सब पॉइंट है इसको खाली आप प्री के लिए, कुछ चैलेंजेस है तो ये चैलेंजेस आप प्री के लिए एज वेल कर सकते हो, अगर इतना आइडिया लग रहा है थोड़ा सा पढ़ने के बाद तो। ठीक है, तो ये तो कदम वगैरह हो गया, आगे की राह वगैरह, चलो ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, क्वेश्चन भी आ गया पहले से ही। नहीं, आप एफपीआई से, मेरी बात सुनिएगा, जो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं वो 10% ज्यादा कितना भी लगा सकते हैं, कितना भी उठा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर एफडीआई कर रहे हैं आप तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो दोनों अलग अलग चीजें, उसको मर्ज मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो आपने, अरे भैया आपने पूछा ना यहाँ पर कि अगर 10% से कम है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द एफपीआई, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैसा एफपीआई जो है वो आपका पैसा अब शेयर मार्केट में लगना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा ही नहीं, वो कंपनी में लगेगा ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे लगेगा ही नहीं। वो टेक्नोलॉजी पे आप लगाना चाह रहे, कोई मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आप एफपीआई कर ही नहीं पाइएगा। नहीं, उस तब भी नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में लगाना होगा मैडम जी, पॉसिबल ही नहीं है। आप प्राइस आपका 1,000 करोड़ हो जाए फर्क नहीं पड़ रहा, अब एफडीआई के लिए, एक मिनट आप ऐसे समझो, आपको थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है। एफपीआई, ठीक है, आप ऐसे समझो, ये लॉन्ग टर्म में लगना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अब इसका पैसा मान लीजिए 10% या उससे मोर देन दैट अगर है, तो आपने यहां से पैसा, आपका क्वेश्चन है कि यहां से आपने पैसा बना लिया, क्या हम ये पैसा लगा सकते हैं एफडीआई में? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन तब ये पैसा आपने, आपको यहां से निकालना है, जब आपके पास अपना पैसा आ गया, आप यहां से निकाल के एफडीआई में लगाइए, बट ये लॉन्ग टर्म में होगा, वो इट्स अप टू यू, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट ये इसका पैसा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, लीगली ऐसा नहीं है, पहले आपको निकाल के अलग रखना पड़ेगा, शेयर को बेचना होगा तभी तो पैसा आएगा, तब आप इस पे लगाइएगा। ये शेयर रिलायंस का आपने खरीदा सपोज, आपको एनएचएआई पे लगाना है पैसा, फिर आपको इंडियन आईओसी में लगाना है, इसमें इसके कुछ प्रोजेक्ट में लगाना है,
इंडिया में कुछ बहुत सारे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर लगाना है। फिर क्लियर कट बात समझ में आई? लॉन्ग टर्म के लिए है ये। चलिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो पहले आप इसका बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए ना। मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया है, आपने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता ना। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन है? क्लियर? ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।